प्रतिद्वंदी कितने आपके कॉम्पिटिटर में कितने प्रत्याशी थे? 1100 करोड़ की बालाघाट से गोंदिया की जो रोड है, क्या हुआ उन आतंकवादियों का? आपको मैंने मंचों पे ना गाते हुए सुना, आप गाते बड़ा अच्छा है। स्टील की चेयर चौक चौराहों में लगाने के लिए नहीं दी हुई। 1000 की संख्या में गौ माताओं को नक्सलाइट जोन में कटने के लिए ले जाया जाएगा। हजारों गाय निरंतर उस जगह पर, चाहे रात के 2 बजे भी मुझे जाना पड़े, अच्छा, मैं चले जाऊँ। बालाघाट जिले में आपको कई निम्न स्तर पर बड़े बड़े पद मिले। मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में जाना है, जहाँ पर समाज का अंतिम छोर का व्यक्ति अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। तो भाजपा ज्वाइन करने का कैसे? आप तो समाज सेवा कर रहे थे, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये जानना चाहते हैं कि आप किसी भी घटना में त्वरित नजर आते हैं, आप अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो जैसे ही हमने जिला पंचायत का चुनाव जीता, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय गौरी शंकर बिसेन जी को। आज इस कैमरे के माध्यम से बहुत सारे युवा आपकी कहानी से प्रेरित होंगे और सीखेंगे भी। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा के युवा नेता मनोज टेमरे जी। हर काम में सक्रिय, समेत समाज सेवा में अव्वल। चलिए इनसे मिलते हैं। जय श्री राम मनोज भाई। जय श्री राम, नमस्कार जी। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 18 से 20 साल की उम्र में जब आप एकदम समझदारी का पड़ाव पार कर रहे थे, तब से आप अध्यात्म से जुड़े, और अध्यात्म से जुड़कर कैसे आपको एक समाज सेवा में रुचि हुई? उसके बाद बालाघाट जिले में आपको कई निम्न स्तर पर बड़े बड़े पद मिले। अभी भी एक आप अच्छे पद पर निर्मित हो बालाघाट जिले की भाजपा सरकार में। तो कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन में, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं मनोज टेमरे, ग्राम झालीवाड़ा से। जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया हमारी शुरुआती दौर की, तो मैं एक, जो हम लोग कृषक लोग हैं जी, लोग जो हमारा जो परिपाटी है जी, हमारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो किसानी का है। तो जब मैं 9th और 10th में था, तब से ही हमारा ग्राम जो है, ग्राम झालीवाड़ा, वो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, या फिर आप सरकारी नौकरी में देख लीजिए या प्राइवेट बिजनेस में, हमारे यहाँ की ऐसी माटी है कि हमारे यहाँ पर विभिन्न क्षेत्र में अनेकों लोगों काम कर रहे हैं और अपने आप को उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो हमारे यहाँ पर शुरू से ही जो हमारी परिपाटी रही वो ग्रामीण अंचल की रही, और ग्रामीण अंचलों में क्या होता है कि आध्यात्म बहुत बड़ी मात्रा में उनके जीवन में, आध्यात्म की एक बड़ी भूमिका होती है। सुबह से शाम तक हम लोग आध्यात्म से जुड़े होते हैं। उसी बीच में क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पर प्रति मंगलवार और शनिवार रामचरितमानस का पाठ होता था, जिसे हम अपनी गांव की भाषा में रामायण रखना कहते हैं। तो ये आपके घर पर होता था या फिर गांव में होता था किसी मंदिर में? ये क्या होता है कि हमें एक दिन हमारे घर पर, फिर दूसरे दिन, दूसरे मंगलवार या शनिवार दूसरे के घर में, तो वो लोग पाठ उठाते हैं। तो पाठ उठाते, तो मैं जब 7th और 8th क्लास में था, तब से मैं रामायण और रामचरितमानस पाठ में जाना शुरुआत कर चुका था। तो गांव में विभिन्न प्रकार के हम लोग आध्यात्मिक कार्यक्रमों में रुचि रखते थे, और रामचरितमानस उस समय गांव में एक प्रतियोगिता के रूप में लिया जाता था, जिसमें कि हम लोग रामचरितमानस में राम भगवान के जो व्याख्यान है, उनके दोहों के ऊपर में हम लोग गीत वाचन और हमारा अंतरा होता था, हमारा व्याख्यान होता था। तो धीरे से ये प्रक्रिया बचपन से ही मुझ में रही, और आध्यात्म की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते गए, और उसी के चलते हुए समाज से जुड़ा हुआ तो हमने देखा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर समाज का अंतिम छोर का व्यक्ति अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। तो बचपन से ही एक ऐसी मन में जिज्ञासा थी कि एक ना एक दिन बड़े होकर के मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में जाना है, और उन बेबस लाचार पीड़ित जो लोग होते हैं, जो कई सारे विभाग में, कई सारे प्रशासनिक विभाग में, सामाजिक विभाग में सताए जाते हैं, परेशान होते हैं, तो उनका बेटा, उनका दोस्त, उनका साथी बनकर के उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा मुझे होना है। इसी भाव से मैंने अपनी बचपन की शुरुआत और अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की है। अच्छा, चलिए। तो एजुकेशन कहाँ पर हुआ आपका? मेरा एजुकेशन ग्राम झालीवाड़ा से हुआ, और जो मेरा कॉलेज है वो वाराणसी से कॉलेज हुआ। उसके बाद जैसे सबसे पहला पद, जैसे आप समाज सेवा में लगे, तो भाजपा ज्वाइन करने का कैसे? आप तो समाज सेवा कर रहे थे, बहुत बढ़िया चल रहा था सब, तो भाजपा ज्वाइन करने का कैसे आपके दिमाग में? देखिए, हम लोग स्वयंसेवक हैं जी, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, आरएसएस से जुड़े हुए हैं जी, संघ से हम लोग जुड़े हुए हैं।
तो जब 2010 में जी ऐसी कुछ घटना घटित हुई थी हमारे जीवन में कि जहां पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा धार्मिक भावनाओं को लेकर के हमें और हमारी टीम को मतलब परेशान किया गया। तब हमें ऐसा लगा कि नहीं, अब हमें संघ से और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़ना चाहिए। तो 2011 में हमने संघ के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से हमारा जुड़ाव हुआ और जिसके चलते हुए हमने अपने धार्मिक संगठनों से जुड़ करके समाज सेवा क्षेत्र में काम करना शुरू किया। तो आप बजरंग दल से जुड़े, ठीक है। अब बजरंग दल जो है वो समाज सेवा करता है। मैं ये जानता हूँ, परिप्रेक्ष पे आपको बता रहा हूँ, ये जानता हूँ कि आप लोग गौ रक्षा भी करते हैं जी, ठीक है। तो आप जब गौ रक्षा करने गए कहीं पे भी, तो ऐसी कोई घटना है जो मेमोरेबल हो गई एकदम कि हम गए थे, हम उसके बारे में आप विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, ये राष्ट्रीय संगठन है जी जो राष्ट्र के निर्माण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और विदेश जी यहाँ पर काम कर रहे हैं। हैं। हमारी विभिन्न शाखाएं हैं। संघ की शाखाओं में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एकल विद्यालय, दुर्गा वाहिनी, ऐसी बहुत सारी हमारी शाखाएं हैं जो राष्ट्र के लिए अपना मूल्य समय देते हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता जुड़ करके राष्ट्र निर्माण के लिए अपना पूरा सर्वत्र निछावर करते हैं। तो धीरे धीरे समाज सेवा में हम लोग निकल पड़े। तो हम लोग ने जो भी मुद्दे आते थे उसको हम लोग बड़े तत्परता से उस मुद्दों को उठाया करते थे और अंतिम छोर व्यक्ति की, आमजन मानस की आवाज बनते थे। जैसे कि आपने गौरक्षा के ऊपर में बताया, तो गौरक्षा भी हमारा एक आयाम है। एक बार की मैं घटना बता रहा हूँ, आज के 4 साल पहले। बिल्कुल जानना चाहेंगे, बताइए। घटना ये थी कि मुझे रायपुर से फोन आया, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के संगठन के ही कार्यकर्ताओं का, कि आपके यहाँ पर जो बोले लांजी बॉर्डर है जी, वहाँ पर बड़ी मात्रा में लगभग उन्होंने बताया कि 1000 की संख्या में गौ माताओं को नक्सलाइट जोन में कैद करके रखा गया है और अगली रात को उसे काटी, या जो महाराष्ट्र में जितने कुचल खाने हैं महाराष्ट्र के, वहां पर उन्हें कटने के लिए ले जाया जाएगा। हजारों गाय। अच्छा। तब मैं रात के लगभग यहाँ से 8 बजे अपने लगभग 20 कार्यकर्ताओं के साथ में, अच्छा, यहाँ से मैं लांजी गया। लांजी जाते जाते तक हमने उधर के जो हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठन के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमने उनको फोन से बुलाया। फोन से बुलाने के बाद में हमने सभी को एक जगह एकत्रित करके लगभग 100 लोगों की संख्या में, गौरक्षकों ने, अच्छा, 100 की संख्या में। और आप ये सोचिए कि इतनी प्रक्रिया को और सबको एकजुट करने में हमें लगभग रात के 10-11 बज गए, जिसमें 10-11 बजे जो साले कसा दरे कसा होता है जंगल, जी जी बिल्कुल, वहां पर हमें पता चला कि उधर से गायों को निकाला जा रहा है। तो हमारी पूरी टीम उस ओर चले गई। तो पता चला कि वो जो नक्सलाइट जोन है और वहां पर जाना हमारे लिए बड़ा संकट, दुर्लभ है, क्योंकि वो नक्सलाइट जोन है, क्या पता वहां पर नक्सलवादी हैं, गन लेके कुछ कर दे, हथियार वगैरह उनके पास में है। तो हमने फिर हमारे जो संघ के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, हमने उनको अवगत कराया। उन्होंने त्वरित माननीय एसपी महोदय को और कलेक्टर महोदय को उस मामले पर संज्ञान करवाया, जिसके चलते कि हमें जो बहला थाना वहाँ से पुलिस बल, और छत्तीसगढ़ में नहीं, हमारा लांजी में बहला थाना। अच्छा, लांजी में बहला थाना आता है। वहाँ से हमें पुलिस बल मिला और उन पुलिस बलों ने भी फिर हमें आगे जो हमारी जो सेना होती है, कोबरा बटालियन, जंगलों में नक्सलियों को समाप्त करने के लिए रोज सर्चिंग कर रही है, काम कर रही है, तो उनका भी हमें सहयोग मिला। अच्छा। और आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग पूरी रात हम लोग 100-125 कार्यकर्ता भूखे पेट हैंडपंप का जंगल से पानी लेकर के, हम भूखे पेट पूरी रात एक मंदिर में हमने इंतजार किया। हमें पता चला कि सुबह वहां से वो लोग आपने गौवंश का इंतजार किया? गौवंश, वो जो गौवंश को लाने वाले जो व्यक्ति था, उनका जो ग्रुप था, अच्छा, उनका हमने इंतजार किया। तो उस दिन भी वो, उनको शायद जानकारी मिल गई है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के या गौरक्षक लोग आपको
यहाँ पर देख चुके हैं। तो उन्होंने उस दिन का पोस्टपोन कर दिया। अच्छा। तो वहां पर से गौवंश लेकर के वो आगे नहीं बढ़े। तो उसके बाद में दूसरे दिन पूरी बटालियन, कोबरा बटालियन, जितनी भी हमारी मतलब जो ट्राइबल क्षेत्र में और जो हमारे जो बफर जोन बने हुए हैं, वहाँ पर जितनी भी हमारी सेना काम कर रही है, वो और उनका सहयोग मिला, पुलिस बल का सहयोग मिला और हमारे सभी कार्यकर्ता, तो जिसमें से हम लोग चुनिंदा, उन्होंने कहा पुलिस बल ने कि आप 10-12 लोग ही अंदर जा सकते, क्योंकि उधर बहुत खतरा है। तो बाकी लोग अलग रहे और हम लोग 8-10 लोग पैदल लगभग 15 से 20 किलोमीटर चले। अच्छा। और वहां जाने के बाद जब हमने देखा कि एक लोहे की जो बाउंड्री के बीच में उन्होंने पूरे गौवंशों को 3 ऐसे गोले बना करके रखा हुआ। कितनी थी गौवंश? लगभग 700-800 गौवंश और पूरी गाय थी। अच्छा। और पूरा जो गौवंश था वो छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था। अच्छा। हमने वहां पर ये भी देखा कि जब हमने पूरा सर्च किया तो वहां नक्सलाइटों के कुछ अवशेष भी हमें मिले, उनके जो बारूद या गन पॉइंट है, जहाँ खाना बनाते थे वो लोग, ये भी हमने देखा। मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। अच्छा, वो भी मुझे देखा। तब आपकी उम्र क्या थी? 4 साल ये तो अभी 4 साल 5 अभी यानी 30-31 साल के समथिंग, यानी 30-32 साल की। काफी समय हो गया था इन सब चीजों। काफी समय हो गया था। उसके पहले तो एक वो वाला है जिसमें हमने पूरी गौ वंश को बचाया और प्रशासन के माध्यम से, गौ रक्षकों के माध्यम से उन्हें अपने वारासुनी के जो हमारा गौशाला है यहाँ पर उनको ला करके सुरक्षित रखा। ऐसी जब इसके पूर्व की बहुत सारी घटनाएं, अगर कहीं गाय चोटिल है, कहीं अगर वो उसके ऊपर से गाड़ियां चली गई है, या कहीं गाय चोटिल होने के बाद उनमें कीड़े लग गए हैं। कई बार क्या होता है कि शहरों में जो गौ मालिक होते हैं वो उनकी सुरक्षा नहीं करते, तो उनके जो जानवर खुले घूमते हैं, तो वो जो आने जाने वाले लोगों के लिए भी एक दुर्घटना का कारण बनते हैं। और दूसरी बात, वो खुद भी क्या होता है कि पन्नी खा लेते हैं, पॉलिथीन खा लेते हैं, तो उनका खुद का शरीर भी नष्ट होते रहता है। तो उनको भी मतलब जो हमारा गौ रक्षक टीम है वो पूरी, जैसे कि जो गौ चिकित्सा होती है, उन डॉक्टरों से मिलकर के उनकी पॉलिथीन को निकालना, उनके कीड़ों को साफ करना, अगर कोई जानवर चोटिल हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठा करके उसकी सेवा करना। तो ऐसा निरंतर मेरे अभी तक के जीवन में गौ माता की मैंने निरंतर सेवा की है और ऐसे बहुत सारे व्याख्यान। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जानकर। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि भाजपा में आने के बाद आपके कौन कौन से पद रहे हैं और अभी आप किस पद पर जो है वर्चस्व लेकर अपनी चुनौतियों को लड़ रहे हैं? पदों का तो ऐसा है कि पद मिलते भी हैं, और मगर मैंने अपने जीवन में संघ संगठन के जितने भी हमारे आयाम है, संगठन है, मैंने सब में एक अंतिम छोर के कार्यकर्ता के भांति अपनी भूमिका निभाई है। दायित्व मुझे रहे, विश्व हिंदू परिषद में मैं जिला प्रमुख रहा सत्संग आयाम का जी। मैं बजरंग दल में भी दायित्व में रहा। उसके बाद में सभी हमारे संघ के वरिष्ठ जनों का और पार्टी के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद रहा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में प्रदेश सदस्य, कार्य समिति प्रदेश सदस्य का दायित्व का भी निर्वाह किया है। वर्तमान में मैं युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाह हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ वो पवार समाज है। पवार समाज ने अभी 15 दिन 1 महीना पहले ही मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से भी नवाजा है। तो निरंतर इन पदों का हमने निर्वाह किया, पर हमने कभी पदों को अपनी मेहनत से ऊपर नहीं माना। हमने हमेशा एक कार्यकर्ता के भांति ही काम किया है और हमने अपने आप को सदैव संगठन का कार्यकर्ता ही समझा है। चलिए, जैसे मनोज जी, मैं जानता हूँ आप एक बहुत बढ़िया समाज सेवी हो। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपके क्षेत्र का हूँ। दूसरी चीज, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किसी भी घटना में त्वरित नजर आते हैं, पहुँच जाते हैं, पुलिस वाले से बात करना है, इसकी समस्या है, क्या प्रॉब्लम हो गया, ट्रक नहीं गुजर रहा है, इसको मार दिया। तो ये कैसे होता है? आप अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने जा रहे हैं या सचमुच उस जगह पे रह के उनके लिए काम कर रहे हैं? देखिए, जब व्यक्ति कर्म करना शुरू करता है तो उसके रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फेस वैल्यू बढ़ानी है, वो मेरे कर्म है जिसे आप फेस वैल्यू कह रहे हैं जी। वो मेरे द्वारा किए हुए समाज क्षेत्र में कार्य हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका एक मीडिया का भी क्षेत्र क्यों ना हो, अगर आप कर्म करते हैं, नित्य प्रतिदिन अपने आप को अपग्रेड रखते हैं और हर एक चीज के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फेस वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल। अब रही बात कि
समाज में विभिन्न घटनाओं में मैं कैसे चले जाता हूँ। कैसे, वही हम जानना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालाघाट जिले के समस्त ग्रामों में मेरा प्रवास है। अच्छा। वाराणसी विधानसभा में जो 2 तहसील आती है, खैरलांजी और वाराणसी, तो जिसमें 90 पंचायतें हैं। अच्छा। जिसमें हर एक गांव में मैंने अपने एक टीम है मेरी, जो टीम निरंतर समाज क्षेत्र में काम कर रही है। तो जहां कहीं भी अगर कोई घटना घटित होती है तो मुझे कॉल आता है, उस कॉल को मैं नजरअंदाज नहीं करता। अच्छा। उस घटना को मैं नजरअंदाज नहीं करता। अच्छा। एक समाज सेवी, एक सच्चा समाज सेवी की भूमिका में रह करके ही मैं निरंतर उस जगह पर, चाहे रात के 2 बजे भी मुझे जाना पड़े, अच्छा, मैं चले जाता हूँ। आप पहुंच जाते हैं? मैं पहुंच जाता हूँ। थाना, कोर्ट, कचहरी, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, स्टूडेंट, किसान के मुद्दे हो, युवाओं के मुद्दे हो, रोजगार के मुद्दे हो, तो मुझे इन मुद्दों को ढूंढना नहीं पड़ता। ये हमारे यहाँ की समस्या ही है। अच्छा। तो जब समस्या है तो उस समस्या को बताने के लिए हजारों मुख है। वो मुख उन व्यक्तियों के द्वारा मुझे सूचित किया जाता है और मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए त्वरित उस स्थान पर जाकर के उक्त घटनाओं को समझ करके उनकी ढाल बनता हूँ, उनका साथी बन जाता हूँ। चलिए, अच्छा लगा जानकर। हमारे जो व्यूअर्स है उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा जानकर। आपसे आज इस कैमरे के माध्यम से बहुत सारे युवा आपकी कहानी से प्रेरित होंगे और सीखेंगे भी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अभी महदोली, अभी झालीवाड़ा से महदोली का पुल निर्माण चालू है, जी। तो क्या इसकी शुरुआत आपने की थी कि ये होना चाहिए? बिल्कुल। क्या हुआ भाई साहब कि जिला पंचायत सदस्य मैंने अपनी पत्नी को जी लड़ाया। जी, भाभी जी। तो जैसे जिला पंचायत चुनाव हम लोग जीते जी, तो मेरा जो गांव है वो झालीवाड़ा है। मेरा जो बचपना और मेरा पैदाइश, मेरी पूरी फैमिली सब झालीवाड़ा सब है। झालीवाड़ा। और यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद में मेरा मामा गांव है। अच्छा। नैनिहाल मेरा, हाँ, जिसे महदोली कहा जाता है। महदोली कहा जाता है। तो मेरे एक्चुअली मामा नहीं है। अच्छा। तो मामा नहीं होने की वजह से नाना नानी की केयर ऑफ अपन ही है। हमने ही मतलब आज 15-20 साल हो गया नाना नानी की सेवा किया और वहां पर भी हमने मकान बनाया। और वहां पर क्योंकि अब नाना नानी बूढ़े हो रहे थे, उनकी सेवा करना भी बहुत जरूरी था। तो हमने वहां पर मकान बना करके फैमिली के साथ में रह करके वो नाना नानी की भी सेवा की। मैं तो शुरू से झालीवाड़ा में ही रहा, मगर पिताजी माताजी का रहना कुछ वर्षों से वहां पर होना शुरू हो गया था। मैं देखता था कि 8 से 9 महीने मुझे उस गांव में जाने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपको ऐसा पूरा घूम के जाना पड़ता था। 10 से 15 किलोमीटर की रेंज से मुझे घूम के जाना पड़ता था, क्योंकि बीच में नदी थी, जबकि है 3 किलोमीटर। जी। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि जब मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, बिल्कुल, तो ये सोचिए कि यहाँ से आवागमन करने वाले आम नागरिक, किसान, और दूसरी बात हमारे यहाँ पर झालीवाड़ा में हाई स्कूल है, जहाँ पर कि महदोली और गर्रा के बच्चे, स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यहाँ पढ़ने आते हैं। अच्छा। वो बड़ा तकलीफों का सामना करके उस नदी को पार करके यहाँ पर पढ़ाई करने आते थे। अच्छा। तो हमने देखा कि इसके पहले भी हमारे यहाँ पर विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे और लोकल के जो हमारे नेता लोग हैं आदरणीय, इन्होंने भी सभी पदों का निर्वाह किया है, पर किसी का ध्यान झालीवाड़ा से महदोली पुलिया बनाने में नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो जैसे ही हमने जिला पंचायत का चुनाव जीता, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय गौरी शंकर बिसेन जी का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। हम भाऊ के साथ में भोपाल गए। अच्छा, गौरी शंकर जी के साथ, गौरी शंकर बिसेन जी के साथ में। और उसके पहले मैंने दोनों पंचायत से अपना लेटर पेड बनवा करके पटवारी और सचिवों को बुलवा करके उसका नक्शा खसरा तैयार करके उसका एस्टीमेट तैयार करके पूरी फाइल कंप्लीट बना करके, ये सब आपने किया? ये मैंने किया। अच्छा। और ये फाइल बना करके मैंने सीधे भाऊ के साथ में जाकर के हम लोग माननीय मामा जी शिवराज जी के साथ हम लोग भोपाल गए। वहां पर भाऊ ने और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य सचिव को बुलाए और उन्होंने मेरी समस्या और हमारे क्षेत्र की समस्या को समझते हुए इस बात को प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में रखा और त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई हुई, और जिसका फल स्वरूप है कि आज ये जो पुलिया है ये आज अंतिम, इसका जो निर्माण अंतिम है वो अंतिम गति में। आने वाले वर्ष में 2026 में हम इस पुलिया से आवागमन शुरू कर देंगे। चलिए, पुलिया की बात हम कर रहे हैं तो एक बड़ी अच्छी बात अभी ध्यान आई कि NH 543 अभी जैसे नेशनल हाईवे का एक मुद्दा बड़ा बालाघाट में गरमाया था
कि 1100 करोड़ की बालाघाट से गोंदिया की जो रोड है वो भरी बारिश में जो है विक्षलित हो गई, खुद गई आजू बाजू से। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती मानते हैं आप? देखिए मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उस सरकार से हैं, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं जो पूरे देश में काम कर रही है। मैं इसलिए आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके क्या इसमें विचार है। देखिए जो रोड है वो रोड बिल्कुल बहुत जगह से धसी, बहुत जगह से टूटी, बिल्कुल। और उसका कहीं ना कहीं मैं जो कारण समझ रहा हूँ वो ठेकेदारी की काम के प्रति जल्दबाजी। ओके। और जल्दबाजी के चक्कर में वो जो काम की जो गुणवत्ता है वो कमजोर हो गई है। कहीं ना कहीं ठेकेदार को समय लेना था और उस समय के जो अंतराल में ही जो ड्यूरेशन पूर्ण करना उसका था। तो कहीं ना कहीं उनकी एक लापरवाही है, मैं ठेकेदार की लापरवाही मानूंगा। सरकार का काम है काम को लाना और अधिकारी कर्मचारी का काम है उसकी गुणवत्ता को जांचना और अच्छे से करना। अगर आप बोलेंगे तो अभी हमारे सरकार के अगर बड़े जनप्रतिनिधि है उन्हें थोड़ी ना पता है बिल्कुल कि कहाँ रोड बन रही है कहाँ नहीं बन रही है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि ये रोड को सैंक्शन करवाना है, फलाना जो व्यक्ति है वो टेंडर पद्धति होती है, वो टेंडर पद्धति भी कौन सी होती है, सरकार के रूप से, सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से टेंडर पद्धति। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टेंडर ठेकेदार लोग भरते हैं। हाँ, लेकिन हमारा आपका सबका एक कर्तव्य बनता है कि उस काम की गुणवत्ता को चेक करना। तो उस काम की गुणवत्ता को कहीं ना कहीं हमने चेक किया है, हमारी जनता ने या हमारे जनप्रतिनिधि ने या हमारे यहाँ के अधिकारियों ने, तब जाके ही यह मुद्दा बना और लोगों को और सरकार को और प्रशासन को समझ में आया कि कहीं ना कहीं यह लापरवाही पूर्ण कार्य हुआ है जिसे हमें अब सुधारना है। मैं आपको बता दूं कि जहां जहां से सब डैमेज था उसको सुधारना शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्दी वह अपने स्वरूप में, अपना जो मूल स्वरूप है जिसे हम यात्रा सुगम कहते हैं, उस मूल स्वरूप में वो रोड आ जाएगी। चलिए बढ़िया। जैसे अभी मानसून सत्र चल रहा है, आपको पता ही है, संसद में काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल रहता है और विपक्ष हमेशा ये पूछता है कि क्या हुआ उन आतंकवादियों का जिन्होंने पहलगाम में हमारे भाई बंधुओं को जो है धर्म पूछ के मार दिए। तो आज मैंने अमित शाह जी का देखा कि उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक परिपाटनी देखी कि उन्होंने बताया कि 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। और तो आप क्या मानते हैं इसमें किसकी गलती है? क्या प्रशासन वहाँ पे उतना एक्टिव नहीं था इसलिए ये घटना हुई? क्यों मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और देश की राजनीति में आप भी एक मुख्य स्थान रखते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके विचार क्या कहते हैं और क्या होना चाहिए। किंतु आपने जो एक प्रश्न किया है, मैं से एक आम नागरिक के तौर पे मैं अपने विचार उसके बीच में रख सकता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि पहले आप फिल्म देखते थे जी, और फिल्म में ऐसा सुनने मिलता था कि कोई लोग कुंभ में अगर बिछड़ गए तो वो मिलते नहीं थे। उस समय उस परिदृश्य के हिसाब से भी टेक्नोलॉजी थी। बिल्कुल, आप इस बात को भी स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, घटना हुई है, सरकार अगर सरेंडर हो जाए, सरकार के निर्देशन के अनुसार अगर सेना काम नहीं कर रही है और उसमें अगर विफल हो रहे तो वो हमारी क्या है, विफलता है। किंतु आपको बता दूं, आज की खबर है 3 आतंकवादी फिर ढेर हुए। और बता दूं, इसके पहले भी जब घटना घटी, जब गोली बारूद हुई, तो वहां पर भी कुछ आतंकवादियों को ढूंढ करके मारा गया। यहां तक कि जिन लोकल के लोगों ने उन आतंकवादियों का सहयोग किया था उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई हुई है। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि सरकार और हमारी सेना कोई भी कदम बड़े सोच समझकर उठाती है और भारत पे हुए कोई भी वार को वो भूलती नहीं है। चलिए, आपके ये विचार है। क्षेत्र की राजनीति पे बात कर लेते हैं थोड़ी। जी, कैसा लगता है आपको जब कोई बहुत पुराने कांग्रेसी बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं? क्या कहता है मन आपका, क्या बोलते हो आप? अच्छा, ये प्रश्न क्या हमारी वाराणसी के लिए? क्षेत्र की राजनीति कहाँ हूँ मैंने, अब आप समझ सकते हैं। आपको कैसा लगता है? अब देखिए, संगठन का निर्णय सर्वोपरि है और मैं उस निर्णय को मानता हूँ। अब हम लोग संगठन में उतने बड़े नहीं है कि हम संगठन को दिशा निर्देश दें। बिल्कुल, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। किंतु कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी हमें समझने की आवश्यकता है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामाचंद्र मुखर्जी ने कहा था कि अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर कोई गलत निर्णय ले लेता है तो कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है, कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि उसका विरोध करे। बिल्कुल। तो आप जो हमारी क्षेत्रीय राजनीति के ऊपर जो प्रश्न कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं ने उसी अनुरूप संगठन की परिपाटी और उनको जो दिशा निर्देश या उनको जो बताया गया है, सिखाया गया है, उसी के आधार पर विरोध किया। अच्छा। और आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे वारासुनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं वो संगठन से दूर है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। तो मेरा निवेदन है हमारे जिला संगठन से और हमारे प्रदेश संगठन से कि इस ओर भी ध्यान दे और हमारे जो कार्यकर्ता जो हमसे दूर है, अच्छा। और जो पार्टी कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है या वो आ नहीं रहे, तो एक बड़ी संगोष्ठी करके उन सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके उनके मन की बात जाने और परस्पर चर्चा करके ये जो क्षेत्र में जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी भाजपा में जो स्थिति है उसे सुधारने का प्रयास करें। और संगठन का निर्णय स्वरूप ही है, संगठन ने कोई निर्णय लिया है तो हम उसे सहर्ष स्वीकार करते भी है और निरंतर हम संगठन की विचारधारा और उनके बताए निर्देशों पर चलेंगे। पर जो हमारी क्षेत्रीय स्थिति है इसे अवगत कराना भी हमारा कर्तव्य बनता है कार्यकर्ताओं का, क्योंकि हम पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। बिल्कुल, बहुत। तो मनोज जी, एक कायाकल्प का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे मैं करने जा रहा हूँ। आपको मैंने मंचों पे ना गाते हुए सुना, गाते बड़ा अच्छा है, तो ये कला को कैसे निखारा और आपको क्या अच्छा लगता है गाने वगैरह गाने? मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि माँ सरस्वती का मुझे आशीर्वाद है और बचपन से मैं सत्संग से जुड़ा हूँ, आध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, रामचरितमानस का पाठ करता था, तब से गाते थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। चलिए, अब क्षेत्र के विकास पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आपके यहाँ भाभी जी जिला पंचायत सदस्य है और काम ये रहता है कि आपकी मनरेगा योजना कैसी चल रही है, अपना प्रधानमंत्री घर योजना आपकी जो है वो कैसे चल रही है, सड़क, बिजली, पानी, इस पे क्या विचार रखते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं, कैसे चल रहा है ये सब? 2022 में अच्छा, हमने सोचा कि चुनाव जिला पंचायत का लड़ना चाहिए। तो जब अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आए, बिल्कुल, तो वारासुनी जनपद क्षेत्र क्रमांक 11 से महिला आरक्षण हुआ कि महिला इस क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। अच्छा, तो उस समय मात्र 1 साल हुआ था मेरे विवाह को, मगर मेरी प्रबल इच्छाएं थी। सिर्फ 1 साल हुआ था? 1 साल हुआ था मेरे विवाह को, मगर मेरी प्रबल इच्छाएं थी कि समय वापस नहीं आता। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ बदलाव की सोच से, कुछ जनता के भले की सोच से, तो कोई भी चीज आपके जीवन में बाधा नहीं आती। तो उस मार्ग पर मैं चला और जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आए तो महिला आरक्षण हुआ। आपको बता दूं कि भगवान भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। बिल्कुल, अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है कि उनका एक स्वरूप है जिसमें आधा नर है, आधा नारी है, और वो दोनों मिलकर के जगत कल्याण का काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर महिला आरक्षण है जी, तो क्या हुआ, हम दोनों पति पत्नी मिलकर के अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने जनता की मदद के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगे। तो उसी आधार पर हमने चुनाव लड़ा। आप सभी के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से हमें बम्पर वोट से हमने अपना चुनाव जीता। लगभग जो हमारी बढ़त है वो 10 से 11 हजार वोटर्स की हमारी बढ़त है। हमारे प्रतिद्वंदी कितने आपके कॉम्पिटिटर में कितने प्रत्याशी थे? और हम लोगों के जो कॉम्पिटिटर 3 थे। हमने सबको परास्त करके, अच्छा, जनता के आशीर्वाद से और आम जनमानस के आशीर्वाद से एक बड़ी वोट लेकर के अपना चुनाव जीता। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हम चुनाव क्षेत्र क्रमांक 11 से लड़ रहे थे, पर आप विश्वास नहीं करोगे, पूरी वारासुनी खेरलांजी की जनता, अच्छा, यहाँ तक कि हमारे बालाघाट की जनता और अपितु हमारे बालाघाट जिले के या हमारे वारासुनी विधानसभा के जो हमारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, कोई दिल्ली, भोपाल, नागपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जहां भी रहते हैं, उन लोगों ने मेरे क्षेत्र के, अगर उनके जो चित परिचित दोस्त रिश्तेदार हैं वो जो वहां निवासरत हैं, उनको फोन करके बताया कि आपको इस बार पूजा मनोज टेमरे, हमारे भाई मनोज टेमरे खड़े हुए हैं, है ना, अपनी पत्नी को खड़ा किया है, आप उनको वोट दीजिएगा। तो हमें जिताने के लिए संपूर्ण जिले ने अपना एक अमूल्य योगदान दिया और हमारी वारासुनी विधानसभा के एक लोगों ने, जो मेरे
परिचय के थे और जो मेरे परिचय के नहीं भी थे, पर हमारे कार्यों से वो हमें जानते थे, तो उन्होंने हमारी मदद की और अपने रिश्तेदारों को फोन करके हमारे पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। जैसे अभी बालाघाट जिले में 4 विधायक हैं कांग्रेस के, जी है ना? तो सत्ता में मान के चलो कि कांग्रेस की है, जी। तो कैसे होता है फिर, यानी कि फाइनेंस वगैरह का कोई प्रॉब्लम वगैरह जाती है कि? देखिए, मैं आपको सीधी सीधी एक बात बता देता हूँ, काम करने वाले के लिए कोई बाधा नहीं है। अच्छा। अगर आप काम में अगर आप बड़ी शिद्दत से अगर अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं तो आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा, चाहे वो थोड़ा लेट क्यों ना हो। मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी जो जनप्रतिनिधि होती है उनकी एक निधि होती है जी, और उस निधि के अनुरूप वो लोग अपने क्षेत्र का विकास करते हैं और वो निधि बीजेपी कांग्रेस ये देख करके नहीं दी जाती, ये देख के नहीं दी वो जाती। कानून से उनको एक निधि प्राप्त है। मैं आप सभी को बता दूं, आप समझ लीजिए, जिसके भी दिमाग में मन में ये रहता है कि नहीं यार कांग्रेस वाला बैठा है तो बीजेपी वाले को पूछता नहीं है, बीजेपी वाला बैठा है तो कांग्रेस, तो इस बात से ये चीज हट गई होगी आपकी जी आगे निरंतर। कई बार कई लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ काम करने वाले के लिए सब कुछ है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि पूरी मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, देश के अंतिम छोर के व्यक्ति को मेरी योजनाओं का लाभ मिले। मैं देश के हर एक वो उपक्रम को जनता के लाभ के लिए शुरू जो किए हैं तो उनको उसका मैं लाभ देना चाहता हूं। कभी मोदी जी ने तो कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं की है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे जो जिनको जनता चुनकर भेजती है वो कांग्रेस बीजेपी की बात क्यों करते हैं। भैया आप में अगर कार्य क्षमता है, सरकार आपको धन देने को तैयार है, आप लाइए काम। और ये बात तो अभी अभी बहुत स्पष्ट हो गई है। आप चुनाव में बोलते हैं कि मेरी सरकार नहीं थी, मैं इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। हमने अभी भी देख रहे हैं, पुराने समय में भी देखा। पर आप ये बताइए, जब सरकार नहीं है, आप बोल रहे हो कि काम नहीं ला रहा हूं, मगर मैं तो देखता हूं कि हमारे यहाँ पर 10 साल से सरकार के साथ में हमारे जनप्रतिनिधि मंच शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए मंच शेयर कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए मंच शेयर कर रहे हैं? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर आप मंच शेयर कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपकी मित्रता है, कहीं ना कहीं आप अपने क्षेत्र में विकास कराना चाह रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये तो बाधा ही नहीं ना कि कांग्रेस और बीजेपी लाइए आप काम। जिस प्रकार मंच शेयर कर रहे हैं तो जनता के काम के लिए भी आप अपना व्यवहार शेयर कीजिए, आप अपनी पकड़ शेयर कीजिए, अपनी दौड़ शेयर कीजिए और सरकार से काम लेकर आइए। बहुत बढ़िया। और मनोज टेमरे जी ने अभी किसानों के लिए क्या योजनाएं आई है और क्या किया है अभी? देखिए, हमारा जो किसान, क्योंकि हम खुद किसान हैं, हमें किसानी का दर्द पता है। अच्छा, आप किसान हैं तो आपको काम आता है सभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बचपन से ही किसानी कर रहा हूँ। मैंने पहले बताया कि हमारी पृष्ठभूमि किसानी है, तो बचपन से ही खार खोदना, पेंडी फेंकना, कोंटा पारी करना, चिरहाटा करना, हल हिंदी भाषा है मगर हमारी बोलचाल की भाषा में उसे नांगर कहते हैं। नांगर चलाना, कोपर पट्ठा ये चलाना, बैलों की साफ सफाई करना, तो ये काम मैं बचपन से करते हैं और आज भी करता हूँ। बिल्कुल। खार खोदना, ऐसे विभिन्न हमारे जो कृषि काम है वो मैं निरंतर करते आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे से आते हैं और अभी भी मैं उस कार्य को करता हूँ। तो उस दर्द को मैं समझता हूँ कि एक किसान कितनी मेहनत से फसल उगाता है, फसल को तैयार करता है और जब उसका अगर रेट सही ना मिले तो वो टूट जाता है और वो अपने ही जीवन में बिखर जाता है। आप बताइए कि आज एसी, कूलर, पंखा की सारी सुविधाएं हो गई है, उसके बावजूद भी आप 30 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस में आपको पता है एक किसान वही 35 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस में रास उड़ाता है, अपना सूपा पकड़ करके उस धान को साफ करता है जिससे कि मंडी और जो हमारी सोसाइटी में मिलों तक जाने के लिए तैयार करता है। तो सोचो कितनी वो मेहनत करता है, कितना पसीना बहाता है, कितने संकटों का सामना करता है। अपनी खेती को लगाने के लिए वो ब्याज से पैसे उधार लेता है और तब जाके वो दवाई, सोडा, धान के बीज, इन सब चीजों को तैयार करता है और जब उसके अनुरूप अगर उसे रेट नहीं मिलता तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है।
और इसीलिए हमारा का किसान धीरे धीरे पीछे आ रहा है। अब रही बात 3100 रुपए का एक मामला हमारे यहाँ पर हाँ, बहुत नियमित चलता है। यानी वही मैं आपसे बोलने वाला था कि नियमित तौर पे भाजपा सरकार बनने के पहले जो वादे किए गए थे, बिल्कुल, भारतीय तो- जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो वादे करती है उसको निभाती भी है। मैं आपको बता दूं कि बोनस के तौर पे भी आज राशि मिल रही है, साथ ही साथ और जब जब हमें लगता है कि सरकार के द्वारा किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है तो हम खुद अपने किसानों के आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। आपने देखा होगा अभी हम सड़कों में अपने धान के रेट के लिए और किसान के बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके लिए हमने सड़कों में जाकर के आवेदन निवेदन किया, सरकार से अपनी बात रखी है, तो ये चलते रहता है। अच्छा, तो आगामी समय में मनोज टेम्बरे जी क्या देखते हैं अपना भविष्य की? वो टिकट के हकदार है या कुछ चाहते हैं आगे इसी में जाना, किसी पद के लिए खड़ा होना? क्या सोचते हैं मनोज जी? देखिए, ये आपका हाथ है, मैं आपको बोलूं कि आप इस पे लिखिए, आप नहीं लिख पाएंगे, उसके लिए आपको कलम की जरूरत पड़ेगी। कलम की जरूरत पड़ेगी। मानते इस बात को? उस प्रकार से जैसे कि हमारी जनता ने हमें जिला पंचायत में नेतृत्व करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, क्षेत्र क्रमांक 11 में आप घूमिए, हमने वो काम किया है कि शायद ही आज तक का कोई जिला पंचायत सदस्य किया होगा। और हमने जो काम किया वो काम एक बड़े रूप में किया, और जिस काम को विधायक सांसद लोग अपनी निधि से करते थे उस काम को हमने जिला पंचायत रहते हुए पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में मैंने 15 से 20-20 लाख रुपए तक की सुदूर सड़क अपने प्रयास से लाई है। आपने अपने प्रयास से लाई है? हमारे प्रयास से ग्रामों में। अच्छा, उसका लेखा जोखा बहुत बड़ा है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ऐसे कई पाइप पुलिया है। अब ये सोचिए कि हमारा जो कृषक है, अगर हम उसकी कृषि को अगर सुधारेंगे नहीं, उसके खेत में जाने के लिए अगर उसे अच्छे रास्ते और जो उसके आवागमन में जो बाधाएं आ रही है उसको अगर समाप्त नहीं करेंगे तो हमारा कृषक टेक्नोलॉजी कृषक नहीं बनेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसी कई सड़कें, सुदूर सड़क अपने क्षेत्र में बनवाई है। अपने क्षेत्र के सरपंचों को एजेंसी बना करके दिया। ऐसे कई पाइप पुलिया है जिसे हमने अपने क्षेत्र में बनवाए, जिससे कि आवागमन और किसानों के लिए वो बहुत ही सहायक बने हैं। मैंने अपने क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त गार्डन एक चलन शुरू किया कि एक पार्क बने जिसमें कि हमारे बुजुर्ग, हमारे माताएं, बहनें, बच्चे जाए और अपना थोड़ा सा शरीर को मजबूत करें या थोड़ा रिलैक्स शांति के साथ वहां बैठ पाए। अब पैसा कम है तो एक बार में तो पूरा नहीं बन पाएगा, मगर हमने शुरुआत कर दी है। पंचायत उसमें और भी अपना फंड लगाए या कोई दूसरे जनप्रतिनिधि से फंड ले और उसको भव्य रूप दे सकती है। स्वच्छता परिसर मैंने अपनी क्षेत्र की जो जनता है उसके लिए अपने पंचायतों को मैंने सर्व सुविधा वाला जो अपना शौचालय बनता है जिसे हम स्वच्छता परिसर कहते हैं, जिसमें महिला और जेंट्स दो बने होते हैं, दो अलग अलग बिल्कुल स्नान और शौच वगैरह कर सकते हैं, वो अपने ग्रामीण अंचलों में लाया। मैंने अपने गांव की रोशनी को बढ़ाने के लिए हाई मास स्ट्रीट लाइट जो होते हैं वो अपने यहाँ पर लगवाए, अपने क्षेत्र में लगवाए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक की कोई भी जनप्रतिनिधि ने स्टील की चेयर चौक चौराहों में लगाने के लिए नहीं दी होंगी। अच्छा, हमने स्टील की चेयर अपने क्षेत्र में लगवाए हैं, यही अपने जिला पंचायत क्षेत्र, अपने जिला पंचायत स्टील की। अच्छा, लोग सीमेंट की लगाते हैं, लोहे की लगाते हैं, हमने स्टील की दिया। अच्छा, क्योंकि वो लंबे समय तक चले और कुछ हम यूनिक करना चाहते हैं। तो ऐसे अनेकों काम है जो हम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। अभी मेहंदीवाड़ा में भी अभी यात्री प्रतीक्षालय का काम शुरू हो रहा है। हमने देखा कि हम लोग, युवा लोग, बुजुर्ग लोग या जो हमारे पुरुष वर्ग है वो कोई भी पान ठेला में रह करके या कोई भी चौक चौराहा में रह करके बस का इंतजार कर सकते हैं, किंतु हमारी माताएं बहनें कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस नहीं करती। तो ये भाव मेरे मन में आया, तो मैंने मेहंदीवाड़ा में भी अभी यात्री प्रतीक्षालय हमने दिया है और उसका काम लगभग पूर्ण हो ही रहा है लगभग। तो ऐसे विभिन्न काम है जो हम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। हमने अपने क्षेत्र में अभी जनजाति विभाग से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सामुदायिक भवन का मैंने अपने गांव में एक भवन लाने का प्रयास किया और जल्द इसका काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, झालीवाड़ा में। और उसमें मेरी एक महत्वाकांक्षा भी है और एक इच्छा है मेरी कि हम लोग वहां पर एक गैलरी बनाए, बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाए पढ़ने के लिए, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग आकर के उस जो लाइब्रेरी है उसका लाभ लेंगे। तो ये ऐसे जो रोड मैप है वो हमारे बने हुए हैं और अनेकों ऐसे विकास के काम है
हमने अपने क्षेत्र में किया हुआ है। नहीं तो 2029 में फिर से चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो आप तब अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, समय के गर्भ में क्या छुपा हुआ है विलास जी, ना आपको पता ना मुझे पता। नहीं फिर भी आपने देखिए, एक आदमी की दूरदृष्टि तो कुछ कहती है। हाँ, कि मैं देखो, हमें ऐसा लगता है हाँ, कि जैसे कि अभी जिला पंचायत जैसा अधिकार हमें मिला, अगर भविष्य में अगर बड़े जनप्रतिनिधियों का भी अगर हमें अधिकार जनता देती है तो हम और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी परिपाटी ग्रामीण अंचल से, हमारी परिपाटी किसानी से, हमारी परिपाटी मजदूरों के बीच से है, तो हम उस दर्द को समझ रहे हैं। जो छोटी छोटी जो समस्या है वो हम जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन समस्याओं को खत्म करने के लिए मैं काम करूं, मैं अपने क्षेत्र से पलायन रोकने के लिए काम करूं, मैं अपने क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करूं, मैं अपने क्षेत्र की किसानी को सुधारने के लिए काम करूं। तो यानी यहाँ के युवा बाहर जाके काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा वाराणसी क्षेत्र तो छोड़ो, बालाघाट जिले का युवा आज पलायन है। क्यों? आम नागरिक अपने आप को पलायन कर चुका है। क्या कारण मानते हैं आप? यहाँ रोजगार नहीं है। जिस प्रकार से उनका एजुकेशन है, उनको एजुकेशन के हिसाब से ना कोई इंडस्ट्रीज ना कंपनी है, कुछ नहीं है। अब आपने कई बार देखा होगा कि मैं एथेनॉल कंपनी से लड़ते झगड़ते जी जी जी, देखा है मैंने। तो वो मेरा निजी स्वार्थ नहीं है, वो मेरा कोई निजी मामला नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री डाला है, तो जब अगर हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री डाला है तो हमारे यहाँ के युवाओं को, मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। आप यहाँ देखोगे कि झांसी, यूपी, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर आकर रोजगार कर रहे हैं, और हमारे यहाँ का जो टैलेंटेड युवा है, जो क्वालिफाई युवा है, उसको वहां पर रोजगार नहीं है। यहाँ पर अगर कोई गड्ढा भी अगर खोदना है तो ये लोग बाहर के मजदूर बुला करके काम करवाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ के मजदूरों को भी यहाँ पर रोजगार नहीं है। अच्छा। दूसरी बात, यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, हाँ। वो भी हमारे यहाँ के नहीं है। अब आप बताइए, ये सब चीजें, लेकिन ऐसा क्यों? ये कहीं ना कहीं जो जिस समय कंपनी बन रही थी और जब उसका निर्माण हो रहा था, तो यहाँ पर जो हमारे बड़े जनप्रतिनिधि थे, ये उनकी लापरवाही का नतीजा है। उनको वहां पर उनसे सवाल जवाब करके अपनी मांग को पहले रखना था कि अगर आप इस मांग को पूर्ण कर सकते हो तो आप अपनी इंडस्ट्री बनाइए, अन्यथा नमस्कार। आपको बता दूं, वो इंडस्ट्रीज बनने से आज हमारे प्रधानमंत्री की गांव की सड़कें खराब हो गई। हमारे यहाँ पर रोज आए दिन बड़े बड़े ट्रक चलने लगे, जिसके कारण हमारा आम नागरिक, हमारे स्कूली बच्चे चोटिल हो रहे हैं। हमारे यहाँ का जो 5 से 10 किलोमीटर रेंज का जो पर्यावरण है वो दूषित हो चुका है, और घरों में देखना आप काली काली राख आती है और पूरा बदबूदार का एरिया हो गया। और ये लोग हमारा जो किसानी में जो जल लग रहा है, जो नहरों से हमारा पानी आ रहा है, उस पानी को अपनी कंपनी में लेकर जाते हैं, जिससे कि हमारी किसानी भी अब धीरे धीरे नष्ट हो रही है। और आजू बाजू की जो 5-10 किलोमीटर की दूर की जो किसानी है, अब वहाँ फसल उस रूप में, यानी वो जगह भी जो है अभी खराब हो रही है, दूषित हो चुकी है, दूषित हो रही है। पहली बात तो ये औद्योगिक क्षेत्र नहीं है भाई साहब। मैं आपको बता दूं विलास जी, आपके चैनल के माध्यम से, यह ग्रामीण अंचल क्षेत्र है, और ग्रामीण अंचल क्षेत्र में इन्होंने ऊपर से परमिशन ला करके अपना काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे ग्राम के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और उनका निजी जीवन भी प्रभावित हो रहा है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे मुद्दे हैं विलास जी जो हम उठाते हैं। अगर ये मुद्दे उठाना गलत है तो बिल्कुल हम गुनाहगार हैं, और जीवन पर्यंत हम अपने जनता के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। वल्लभ भवन गए थे आप? हाँ, वल्लभ भवन गए था। भोपाल आना जाना होता है? भोपाल आना जाना होता है, दिल्ली आना जाना होता है, कई सारे। आप जगदीश देवड़ा जी से मिले थे? जी जी, उप मुख्यमंत्री जी से मध्य प्रदेश की, क्या कारण था? मैं उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी श्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी मैंने मुलाकात किया, और मुलाकात करने के बाद में मैंने उन्हें अपने एक आवेदन दिया था कि हमारे क्षेत्र में 3100 रुपये जो हमने अपनी बात रखी थी, तो महोदय जी इसको पूर्ण करना है। तो उस विषय में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से धान के रेट के लिए, और जगदीश देवड़ा जी से जब हम मिले थे तो हमने एक उनसे निवेदन किया था कि आप एक बार हमारे बालाघाट जिले का प्रवास बनाइए, और हमारी, क्योंकि वो वित्त मंत्री है, तो हमारी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो मैंने एक आवेदन के माध्यम से उनके समक्ष रखा हुआ था। और हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि आप और किन-किन ऐसे नेताओं से संपर्क में रहते हैं जो त्वरित आपकी मदद करते हैं? देखिए, राजनीतिक जीवन में हर नेताओं से मिलना जुलना रहता है, और मिलना जुलने का सिर्फ एक में मेरा जो है, मैं अपना स्पष्ट विचार बता दूं, मैं बड़े नेताओं से, बड़े जनप्रतिनिधियों से और बड़े हमारे अधिकारी कर्मचारियों से इसलिए मिला जुला रहता हूं कि मेरे क्षेत्र की कोई समस्या हो, जो भोपाल स्तर की हो, जो दिल्ली स्तर की हो, तो मैं उनके समक्ष रख सकूं और मुझे उसका समाधान मिल सके। और ऐसा होता भी है। जब भी अगर हमारी कोई समस्या आती है, हमारी जनता के बीच की समस्या आती है, तो हम
हमारे बड़े नेताओं को अवगत करवाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि को अवगत कराते हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को अवगत कराते हैं और जिसके समाधान के लिए वो त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब क्या कहना चाहेंगे और व्यूअर से आप अपने माध्यम से? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार प्रकृति को चलाने में वायु का एक अहम भूमिका है। कहते हैं कि वायु जिधर चलती है उधर प्रकृति चलती है। अगर आप वायु का उल्टा कर दीजिए, अगर आप वायु का उल्टा करते तो युवा होता है। तो मेरा मानना है कि युवा आज के समय में जिधर चलेगा उधर मेरा गांव चलेगा, उधर मेरा जिला चलेगा, मेरी तहसील चलेगी, मेरा प्रदेश चलेगा, मेरा देश चलेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि युवाओं को आगे आना चाहिए सामाजिक क्षेत्रों में, सामाजिक कार्यक्रमों में और अपने आप को परिवार के साथ साथ समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझे और क्या बेहतर हम कर सकते हैं इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो क्रीड़ा का क्षेत्र हो, चाहे वो फिर सरकारी नौकरियों का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो और अनेकों जितने क्षेत्र हैं जहां हम अपना भविष्य बना सकते हैं, जहां हम लोगों की मदद कर सकते हैं, जहां हम एक अच्छे समाज सुधारक बन सकते हैं। तो मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को इन क्षेत्र में आना पड़ेगा, तब जाके हमें बदलाव दिखेगा और तब जाके हम कहीं ना कहीं एक संगठन के रूप में अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले, अपने प्रदेश और देश के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। और उसके लिए हमें शिक्षा की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले तो शिक्षा की ओर आगे बढ़ना है। शिक्षा को अपना शिक्षा इतनी अध्ययन करो और उसके बाद में आप जब स्टूडेंट लाइफ में हो तो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे बनना क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप शिक्षा का अध्ययन करें। जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, नशे से दूर रहें, गलत संगति से दूर रहें, गलत आचरणों से दूर रहें, अपने जीवन में आध्यात्मिक और मानवता को डालें, अपने भीतर करें और उस सब चीजों के गुणों के समावेश के साथ में खुद को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें। और जब आप आपकी ये दोनों भूमिका निभा लेते हैं तो फिर सामाजिक क्षेत्र में भी आपको आगे आना पड़ेगा और समाज निर्माण के लिए भी निकलना पड़ेगा। मानवता के कारण, इंसानियत के कारण, मानव की सेवा करने के लिए भी आपको निकलना पड़ेगा और यही इच्छा और अपेक्षा मैं अपने युवाओं से रखता हूँ। तो ये थे मनोज टेम्भरे जी के उच्च विचार हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए, जो जानकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आई होप आपको ये पॉडकास्ट देखकर आज समझ में आ गया होगा कि रियल मनोज टेम्भरे क्या सोचते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मनोज जी भी बोलेंगे, आप भी बोलिए कि सब्सक्राइब बिल्कुल करें। बिल्कुल, यह समय टेक्नोलॉजी का समय है, इंटरनेट का समय है। जैसे कि आज हम यहाँ बैठे हैं मगर यहाँ पर अभी लाखों लोग नहीं हैं। हम इस मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को रखते हैं और हम चाहते हैं कि यह विचार हमारे या हमें समझने के लिए यह जो वीडियो है ये और भी लोगों तक जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम आप लोगों से बड़ी मात्रा में जुड़ सकें और एक दूसरों से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस इंटरनेट के माध्यम से, इस नेटवर्किंग के माध्यम से अपने विचार साझा कर सकें। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। जय श्री राम।